नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गबन। इतने में किसी ने नीचे से आवाज़ दी, बाबूजी, सेठ ने रुपए के लिए भेजा है। दयानाथ स्नान करने अंदर आ रहे थे। सेठ के प्यादे को देखकर पूछा, कौन सेठ? कैसे रुपए? मेरे यहाँ किसी के रुपए नहीं आते। प्यादा, छोटे बाबू ने कुछ माल लिया था, साल भर हो गया, अभी तक एक पैसा नहीं दिया। सेठ जी ने कहा है, बात बिगड़ने पर रुपए दिए तो क्या दिए, आज कुछ ज़रूर दिलवा दीजिए। दयानाथ ने रमा को पुकारते हुए हाथ उठाकर कहा, देखो किस सेठ का आदमी आया है, उसका कुछ हिसाब बाकी है, साफ क्यों नहीं कर देते? कितना बाकी है इसका? रमा को जवाब न देने पाया था कि प्यादा बोल उठा, पूरे 700 हैं बाबूजी। दयानाथ की आंखें फैलकर मस्तक तक पहुंच गई। 700? क्यों जी, यह तो 700 कहता है। रमा ने टालने के इरादे से कहा, मुझे ठीक से मालूम नहीं। प्यादा, मालूम क्यों नहीं? पुर्जा तो मेरे पास है, तब से कुछ दिया ही नहीं। कम कहाँ से हो गए? रमा ने प्यादे को पुकार कर कहा, चलो तुम दुकान पर पहुँचो, मैं खुद आता हूँ। प्यादा, हम बिना कुछ लिए ना जाएंगे साहब, आप यूं ही टाल दिया करते हैं और बातें हमको सुननी पड़ती हैं। रमा सारी दुनिया के सामने जलील बन सकता था, किंतु पिता के सामने जलील बनना उसके लिए मौत से कम न था। जिस आदमी ने अपने जीवन में कभी हराम का एक पैसा न छुआ हो, जिसे किसी से उधार लेकर भोजन करने के बदले भूखों सो रहना मंजूर हो, उसका लड़का इतना बेशर्म और बेगैरत हो। रमा पिता की आत्मा का यह घोर अपमान न कर सकता था। वो उन पर यह बात प्रकट न होने देना चाहता था कि उनका पुत्र उनके नाम को बट्टा लगा रहा है। कर्कश स्वर में प्यादे से बोला, तुम अभी यहीं खड़े हो, हट जाओ, नहीं तो धक्का देकर निकाल दिए जाओगे। प्यादा, हमारे रुपए दिलवाइए, हम चले जाएं। हमें क्या आपके द्वार पर मिठाई मिलती है? रमानाथ ने क्रोध में कांपते हुए कहा, तुम न जाओगे? जाओ, लाला से कह देना नालिश कर दे। दयानाथ ने डांट कर कहा, क्या बेशर्मी की बातें करते हो जी? जब गिरह में रुपए न थे तो चीज़ लाए ही क्यों? और लाए तो जैसे बने वैसे रुपए अदा करो। कह दिया नालिश कर दो। नालिश कर देगा तो कितनी आबरू रह जाएगी, इसका भी कुछ ख्याल है? सारे शहर में उंगलियां उठेंगी, मगर तुम्हें इसकी क्या परवाह? तुमकी यह सूझी क्या कि एक बारगी इतनी बड़ी गठरी सिर पर लाद ली? कोई शादी ब्याह का अवसर होता तो एक बार को यह बात भी मानी जा सकती थी। और वह औरत कैसी है जो पति को ऐसी बेहूदगी करते देखती है और मना नहीं करती? आखिर तुमने क्या सोच कर यह कर्ज लिया? तुम्हारी ऐसी कुछ बहुत बड़ी आमदनी भी तो नहीं है। रमा को पिता की यह डांट बहुत बुरी लग रही थी। उसके विचार में पिता को इस विषय में कुछ बोलने का अधिकार न था। निसंकोच होकर बोला, आप नाहक कितना बिगड़ रहे हैं। आपसे रुपए मांगने जाऊं तो कहिएगा, मैं अपने वेतन से थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगा। अपने मन में उसने सोचा, ये तो आप ही करनी का फल है, आप ही के पाप का प्रायश्चित कर रहा हूँ। प्यादे ने पिता और पुत्र में विवाद होते देखा तो चुपके से अपनी राह ली। मुंशी जी बुनबुनाते हुए स्नान करने चले गए। रमा ऊपर गया तो उसके मुंह पर लज्जा और ग्लानि की फटकार बरस रही थी। जिस अपमान से बचने के लिए वह डाल डाल पात पात भागता फिरता था, वह हो ही गया। इस अपमान के सामने सरकारी रुपयों की फिक्र भी गायब हो गई। कर्ज लेने वाले बला के हिम्मती होते हैं। साधारण बुद्धि का मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में पड़कर घबरा उठता है, पर बैठकबाजों के माथे पर बल तक नहीं पड़ता। रमा अभी इस कला में दक्ष नहीं हुआ था। इस समय यदि यमदूत उसके प्राण हरने आते तो आंखों से दौड़कर उनका स्वागत करता। कैसे क्या होगा, यह शब्द उसके एक एक रोम से निकल रहा था। कैसे क्या होगा, इससे अधिक
वो इस समस्या की ओर व्याख्या न कर सकता था। यही प्रश्न एक सर्वव्यापी पिशाच की भांति उसे घूरता दिखाई देता था। कैसे, क्या होगा? यही शब्द अगणित बगलों की भांति चारों ओर उठते नजर आते थे। वह इस पर विचार न कर सकता था, केवल उसकी ओर से आंखें बंद कर सकता था। उसका चित्त इतना खिन्न हुआ कि आंखें सजल हो गई। जालपा ने पूछा, तुमने तो कहा था इसके अब थोड़े ही रुपए बाकी हैं। रमा ने सिर झुकाकर कहा, यह दुष्ट झूठ बोल रहा था, मैंने कुछ रुपए दिए हैं। जालपा, दिए होते तो कोई रुपयों का तकाजा क्यों करता? जब तुम्हारी आमदनी इतनी कम थी तो गहने लिए ही क्यों? मैंने तो कभी जिद न की थी। और मान लो मैं 2-4 बार कहती भी, तुम्हें समझबूझकर काम करना चाहिए था। अपने साथ मुझे भी 4 बातें सुनवा दी। आदमी सारी दुनिया से पर्दा रखता है, लेकिन अपनी स्त्री से पर्दा नहीं रखता। तुम मुझसे भी पर्दा रखते हो। अगर मैं जानती तुम्हारी आमदनी इतनी थोड़ी है तो मुझे क्या ऐसा शौक़ चढ़ आया था कि मोहल्ले भर की स्त्रियों को तांगे पर बैठा बैठा कर सैर कराने ले जाती। अधिक से अधिक यही तो होता कि कभी कभी चित्त दुखी हो जाता, पर यह तकाजे तो न सहने पड़ते। कहीं नालिश कर दे तो 700 के 1000 हो जाए। मैं क्या जानती थी कि तुम मुझसे यह छल कर रहे हो? कोई वेश्या तो थी नहीं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना घर भरना मेरा काम होता। मैं तो भले बुरे दोनों ही दिनों में तुम्हारी साथिन हूँ। भले में तुम चाहे मेरी बात मत समझो, पर बुरे में तो मैं तुम्हारे गले पड़ूंगी ही। रमा के मुख से एक शब्द न निकला। दफ्तर का समय आ गया था। भोजन करने का अवकाश न था। रमा ने कपड़े पहने और दफ्तर चला। जागेश्वरी ने कहा, क्या बिना भोजन किए चले जाओगे? रमा ने कोई जवाब न दिया और घर से निकलना ही चाहता था कि जालपा झपट कर नीचे आई और उसे पुकार कर बोली, मेरे पास जो 200 रुपये हैं उन्हें क्यों नहीं सर आपको दे देते? रमा ने कोई उत्तर न दिया और चलते वक्त जानबूझकर जालपा से रुपए न मांगे। वह जानता था जालपा मांगते ही दे देगी, लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद अब रुपए के लिए उसके सामने हाथ फैलाते हुए उसे संकोच ही नहीं, भय होता था कहीं वह फिर न उपदेश देने बैठ जाए। इसकी अपेक्षा आने वाली विपत्तियां कहीं हल्की थी। जालपा ने उसे पुकारा तो कुछ आशा बधी। वह ठिठक गया और बोला, अच्छी बात है, लाओ दे दो। वो बाहर के कमरे में बैठा था। जालपा दौड़कर ऊपर से रुपए लाए और गिन गिन कर उसकी थैली में डाल दिए। उसने समझा था रमा रुपए पाकर फूला न समाएगा, पर उसकी आशा पूरी न हुई। अभी 300 रुपये की फिक्र करनी थी, वह कहाँ से आएंगे? भूखा आदमी इच्छापूर्ण भोजन चाहता है, 2-4 फुलकों से उसकी तुष्टि नहीं होती। सड़क पर आकर रमा ने एक तांगा लिया और उसे जॉर्ज टाउन चलने को कहा। शायद रतन से भेंट हो जाए। वो चाहे तो 300 रुपये का बड़ी आसानी से प्रबंध कर सकती है। रास्ते में वह सोचता जाता था, आज बिल्कुल संकोच न करूँगा। जरा देर में जॉर्ज टाउन आ गया। रतन का बंगला भी आया। वो बरामदे में बैठी थी। रमा ने उसे देखकर हाथ उठाया। उसने भी हाथ उठाया, पर वहाँ उसका सारा संयम टूट गया। वो बंगले में न जा सका। तांगा सामने से निकल गया। रतन बुलाती तो वह चला जाता। वो बरामदे में न बैठी होती तब भी शायद वह अंदर जाता, पर उसे सामने बैठे देखकर वह संकोच में डूब गया। जब तांगा गवर्नमेंट हाउस के पास पहुंचा तो रमा ने चौंक कर कहा, चुंगी के दफ्तर चलो। तांगे वाले ने घोड़ा उधर मोड़ दिया। 11 बजते बजते रमा दफ्तर पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। छाती में धड़कनें बढ़ रही थीं। बड़े बाबू ने ज़रूर पूछा होगा, जाते ही बुलाएंगे। दफ्तर में ज़रा भी रियायत नहीं करते। तांगे से उतरते उसने पहले अपने कमरे की तरफ निगाह डाली। देखा, कई आदमी खड़े उसकी राह देख रहे हैं। वो उधर न जाकर रमेश बाबू के कमरे की ओर गया। रमेश बाबू ने पूछा, तुम अब तक कहाँ थे जी? खजांची साहब तुम्हें खोजते फिरते हैं, चपरासी मिला था? रमा ने अटकते हुए कहा, मैं घर पर न था, ज़रा वकील साहब की तरफ चला गया था। एक बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। रमेश, कैसी मुसीबत? घर पर तो कुशल है?
रमानाथ: जी हाँ, घर पर तो कुशल है। कल शाम को यहाँ काम बहुत था। मैं उसमें ऐसा फंसा कि वक्त की कुछ खबर ही न रही। जब काम ख़त्म करके उठा तो खजांची साहब चले गए थे। मेरे पास आमदनी के 800 रुपये थे। सोचने लगा, इन्हें कहाँ रखूँ। मेरे कमरे में कोई संदूक ही नहीं है। यही निश्चय किया कि साथ लेता जाऊँ। 500 रुपये नकद थे, वो तो मैंने थैली में रखे। 300 रुपये के नोट जेब में रख लिए और घर चला। चौक में एक दो चीज़ें लेनी थी। उधर से होता हुआ घर पहुंचा तो नोट गायब थे। रमेश बाबू ने आंखें फाड़कर कहा, 300 के नोट गायब हो गए? रमानाथ: जी हाँ, कोट के ऊपर की जेब में थे, किसी ने निकाल लिए। रमेश: और तुमको मारकर थैली नहीं छीन ली? रमानाथ: क्या बताऊं बाबूजी, तब से चित्त की जो दशा हो रही है वो बयान नहीं कर सकता। तब से अब तक इसी फिक्र में दौड़ रहा हूँ, कोई बंदोबस्त न हो सका। रमेश: अपने पिता से तो कहा ही ना होगा? रमानाथ: उनका स्वभाव तो आप जानते हैं, रुपए तो न देते, उल्टी डांट सुनाते हैं। रमेश: तो फिर क्या फ़िक्र करोगे? रमानाथ: आज शाम तक कोई न कोई फ़िक्र ज़रूर ही करूँगा। रमेश ने कठोर भाव धारण करके कहा, तो फिर करो ना, इतनी लापरवाही तुमसे कैसे हुई, ये मेरी समझ में नहीं आता। मेरी जेब से तो आज तक एक पैसा ना गिरा। आंखें बंद करके रास्ता चलते हो या नशे में थे? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आता। सच सच बतला दो, कहीं अनाप शनाप तो नहीं खर्च कर डाले? उस दिन तुमने मुझसे क्यों रुपए मांगे थे? रमा का चेहरा पीला पड़ गया। कहीं कलई तो न खुल जाएगी। बात बनाकर बोला, क्या सरकारी रुपया खर्च कर डालूँगा? उस दिन तो आपसे रुपए इसलिए मांगे थे कि बाबूजी को एक ज़रूरत आ पड़ी थी। घर में रुपए न थे। आपका ख़त मैंने उन्हें सुना दिया था, वो बहुत हंसे। दूसरा इंतज़ाम कर लिया। इन नोटों के गायब होने का तो मुझे खुद ही आश्चर्य है। रमेश: तुम्हें अपने पिताजी से मांगते संकोच होता हो तो मैं ख़त लिखकर मंगवा लो। रमा ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं बाबूजी, ईश्वर के लिए ऐसा न कीजिएगा। ऐसी इच्छा हो तो मुझे गोली मार दीजिए। रमेश ने एक क्षण तक कुछ सोचकर कहा, तुम्हें विश्वास है शाम तक रुपए मिल जाएंगे? रमानाथ: हाँ, आशा तो है। रमेश: तो इस थैली के रुपए जमा कर दो। मगर देखो भाई, मैं साफ साफ कह देता हूँ, अगर कल 10 रुपये न लाए तो मेरा दोष नहीं। कायदा तो यही कहता है कि मैं इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले करूं। मगर तुम अभी लड़के हो इसलिए क्षमा करता हूं, वरना तुम्हें मालूम है मैं सरकारी काम में किसी प्रकार की मुरव्वत नहीं करता। अगर तुम्हारी जगह मेरा भाई या छोटा बेटा होता तो मैं उसके साथ भी यही सलूक करता, बल्कि शायद इससे भी सख्त। तुम्हारे साथ तो फिर भी बहुत नरमी कर रहा हूँ। मेरे पास रुपए होते तो तुम्हें दे देता, लेकिन मेरी हालत तुम जानते हो। हाँ, किसी का कर्ज नहीं रखता, न किसी को कर्ज देता हूँ, न किसी से लेता हूँ। कल रुपए ना आए तो बुरा होगा। मेरी दोस्ती भी तुम्हें पुलिस के पंजे से न बचा सकेगी। मेरी दोस्ती ने आज अपना हक अदा कर दिया, वरना इस वक्त तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ होती। हथकड़ियाँ? यह शब्द तीर की भांति रमा की छाती में लगा। वो सिर से पांव तक काँप उठा। इस विपत्ति की कल्पना करके उसकी आंखें डबडबा आईं। वह धीरे धीरे सिर झुकाए सजा पाए हुए कैदी की भांति जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पर यह भयंकर शब्द बीच बीच में उसके हृदय में गूंज जाता था। आकाश पर काली घटाएं छाई थीं। सूर्य का कहीं पता न था। क्या वह भी उस घटा रूपी कारागार में बंद है? क्या उसके हाथों में भी हथकड़ियाँ हैं? रमा शाम को दफ्तर से चलने लगा तो रमेश बाबू दौड़े हुए आए और कल रुपए लाने की ताकीद की। रमा मन में झुंझला उठा, आप बड़े ईमानदार की तुम बने हैं, ढोंगियाँ कहीं के। अगर अपनी ज़रूरत आ पड़ी तो दूसरों के तलवे सहलाते फिरेंगे, पर मेरा काम है तो आप आदर्शवादी बन बैठे। ये सब दिखाने के दांत हैं, मरते समय इनके प्राण भी जल्दी नहीं निकलेंगे। कुछ दूर चलकर उसने सोचा, एक बार फिर से रतन के पास चलो, और ऐसा कोई न था जिसे रुपए मिलने की आशा होती। वह जब उसके बंगले पर पहुंचा तो अपने बगीचे में गोल चबूतरे पर बैठी हुई थी। उसके पास ही एक गुजराती जौहरी बैठा
संदूक से सुंदर आभूषण निकाल निकाल दिखा रहा था। रमा को देखकर वो बहुत खुश हुई। आइए बाबू साहब, देखिए सेठ जी कैसी अच्छी अच्छी चीज़ें लाए हैं। देखिए हार कितना सुंदर है, इसके दाम 1200 रुपये बताते हैं। रमा ने हार को हाथ में लेकर देखा और कहा, हाँ चीज़ तो अच्छी मालूम होती है। रतन, दाम बहुत कहते हैं। जौहरी, बाई जी ऐसा हार अगर कोई 2000 में ला दे तो जुर्माना कहिए दो। 1200 मेरी लागत बैठ गई है। रमा ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा न कहिए सेठ जी, जुर्माना देना पड़ जाएगा। जौहरी, बाबू साहब हार तो 100 रुपये में भी आ जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि चमक दमक में इससे भी बढ़कर, मगर परखना चाहिए। मैंने खुद ही आपसे तोल मोल की बात नहीं की। मोल तोल अनाड़ियों से किया जाता है, आपसे क्या मोल तोल। हम लोग नीरे रोजगारी नहीं हैं बाबू साहब, आदमी का मिजाज देखते हैं। श्रीमती जी ने क्या अमीराना मिजाज दिखाया है कि वाह। रतन ने हार को लुब्ध नज़रों से देखकर कहा, कुछ तो कम कीजिए सेठ जी, आपने तो जैसे कसम खा ली। जौहरी, कमी का नाम न लीजिए हुजूर, यह चीज़ आपकी भेंट है। रतन, अच्छा, अब एक बात बता दीजिए, कम से कम इसका क्या लेंगे। जौहरी ने कुछ क्षुब्ध होकर कहा, 1200 रुपये और 12 कौड़ियाँ होंगी हुजूर। आपसे कसम खाकर कहता हूँ, इसी शहर में 1500 का बेचूंगा और आपसे कह जाऊंगा किसने लिया। यह कहते हुए जौहरी ने हार को रखने का केस निकाला। रतन को विश्वास हो गया, यह कुछ कम न करेगा। बालकों की भांति अधीर होकर बोले, आप तो ऐसे समेटे लेते हैं कि हार को नज़र लग जाएगी। जौहरी, क्या करूं हुजूर, जब ऐसे दरबार में चीज़ की कदर नहीं होती तो दुख होता ही है। रतन ने कमरे में जाकर रमा को बुलाया और बोली, आप समझते हैं या कुछ और उतरेगा। रमानाथ, मेरी समझ में तो चीज़ 1000 से ज़्यादा की नहीं है। रतन, होगा, मेरे पास तो 600 रुपये हैं। आप 400 रुपये का प्रबंध कर दें तो ले लो। यह इसी गाड़ी से काशी जा रहा है, उधार ना मानेगा। वकील साहब किसी जलसे में गए हैं, 9-10 बजे से पहले न लौटेंगे। मैं आपको कल रुपए लौटा दूँगी। रमा ने बड़े संकोच के साथ कहा, विश्वास मानिए, मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। मैं तो आपसे रुपए मांगने आया था। मुझे बड़ी सख्त ज़रूरत है, वो रुपए मुझे दे दीजिए। मैं आपके लिए कोई अच्छा सा हार यहीं से ला दूँगा। मुझे विश्वास है ऐसा हार 700-800 में मिल जाएगा। रतन, चलिए, मैं आपकी बातों में नहीं आती। 6 महीने में एक कंगन तो बनवा न सके, अब हार क्या लाएंगे। मैं यहाँ कई दुकानें देख चुकी हूँ, ऐसी चीज़ें शायद ही कहीं निकले, और निकले भी तो इसके ड्योढ़े दाम देने पड़ेंगे। रमानाथ, तो इसे कल क्यों न बुलाइए, इसे सौदा बेचने की गरज होगी तो आप ठहरेगा। रतन, अच्छा कहिए, देखिए क्या कहता है। दोनों कमरे के बाहर निकले। रमा ने जौहरी से कहा, तुम कल 8 बजे क्यों नहीं आते। जौहरी, नहीं हुजूर, कल काशी में 2-4 बड़े रईसों से मिलना है, आज के न जाने से बड़ी हानि हो जाएगी। रतन, मेरे पास इस वक्त 600 रुपये हैं, आप हार दे जाइए, बाकी के रुपए काशी से लौट कर ले जाइएगा। जौहरी, रुपए का तो कोई हर्ज न था, महीने 2 महीने में ले लेता, लेकिन हम परदेसी लोगों का क्या ठिकाना, आज यहाँ है कल वहाँ है, कौन जाने यहाँ फिर कब आना हो। आप इस वक्त 1000 रुपये दे दें, 200 रुपये फिर बाद में दे दीजिएगा। रमानाथ, तो सौदा ना होगा। जौहरी, इसका अख्तियार आपको है, मगर इतना कह देता हूँ कि ऐसा माल फिर न पाइएगा। रमानाथ, रुपए होंगे तो माल बहुत मिल जाएगा। जौहरी, कभी कभी दाम रहने पर भी अच्छा माल नहीं मिलता। यह कहकर जौहरी ने फिर हार को केस में रखा और इस तरह संदूक समेटने लगा, मानो एक क्षण भी न रुकेगा। रतन का रोया रोया कान बना हुआ था, मानो कोई कैदी अपनी किस्मत का फैसला सुनने को खड़ा है। उसके हृदय की सारी ममता, ममता का सारा अनुराग, अनुराग की सारी अधीरता, उत्कंठा और चेष्टा उसी हार पर केंद्रित हो रही थी। मानो उसके प्राण उसी हार के दानों में जा छिपे थे। मानो उसकी जन्म जन्मांतरों की संचित अभिलाषा उसी हार पर मंडरा रही थी। जौहरी को संदूक बंद करते देखकर वह
जल विहीन मछली की भांति तड़पने लगे। कभी वह संदूक खोलती, कभी वो दराज खोलती, पर रुपए कहीं न मिले। सहसा मोटर की आवाज़ सुनकर रतन ने फाटक की ओर देखा। वकील साहब चले आ रहे थे। वकील साहब ने मोटर बरामदे के सामने रोक दी और चबूतरे की तरफ चले। रतन ने चबूतरे के नीचे उतरकर कहा, आप तो 9 बजे आने को कह गए थे। वकील, वहाँ काम ही पूरा न हुआ, बैठकर क्या करता। कोई दिल से तो काम कराना नहीं चाहता, सब मुफ्त में काम कराना चाहते हैं। यह कोई जौहरी है क्या? जौहरी ने उठकर सलाम किया। वकील साहब रतन से बोले, क्यों, तुमने कोई चीज़ पसंद की? रतन, हाँ, एक हार पसंद किया है, 1200 रुपये मांगते हैं। वकील, बस? और कोई चीज़ पसंद करो, तुम्हारे पास सिर की कोई अच्छी चीज़ नहीं है। रतन, इस वक्त मैं यही एक हार लूँगी, आजकल सिर की चीज़ें कौन पहनता है। वकील, लेकर रख लो, पास रहेगी तो कभी भी पहन लोगे, नहीं तो कभी दूसरों को पहने देख लिया तो कहोगे मेरे पास होता तो मैं भी पहनती। वकील साहब को रतन से पति का सा प्रेम नहीं, पिता का सा स्नेह था। जैसे कोई स्नेही पिता मेले में लड़कों से पूछ पूछ कर खिलौने लेता है, वह भी रतन से पूछ पूछ कर खिलौने लेते थे। उसके कहने भर की देर थी। उनके पास उसे प्रसन्न करने के लिए धन के सिवा और क्या चीज़ ही थी। उन्हें अपने जीवन में एक आधार की ज़रूरत थी, सदैह आधार की, जिसके सहारे वो इस जीर्ण दशा में भी जीवन संग्राम में खड़े रह सकें। जैसे किसी उपासक को प्रतिमा की ज़रूरत होती है, बिना प्रतिमा के वह किस पर फल चढ़ाए, किसी गंगा जल से न लाए, किसी स्वादिष्ट चीज़ों का भोग लगाए। इसी भांति वकील साहब को भी पत्नी की ज़रूरत थी। रतन उनके लिए सदैह कल्पना मात्र थे, जिससे उनकी आत्मिक पिपासा शांत होती थी। कदाचित रतन के बिना उनका जीवन उतना ही सूना होता जितना आँखों के बिना मुख। रतन ने केस में से हार निकालकर वकील साहब को दिखाया और बोले, इसकी 1200 मांगते हैं। वकील साहब की निगाह में रुपए का मूल्य आनंददायिनी शक्ति था। अगर हार रतन को पसंद है तो उन्हें इसकी परवाह न थी कि इसके क्या दाम देने पड़ेंगे। उन्होंने चेक निकालकर जौहरी की तरफ देखा और पूछा, सच सच बोलो, कितना लिखूं? जौहरी ने हार को उलट पुलट कर देखा और हिचकते हुए बोला, 1150 कर दीजिए। वकील साहब ने चेक लिखकर उसको दिया और वह सलाम करके चलता हुआ। रतन का मुख इस समय वसंत की प्राकृतिक शोभा के बाद विहसित था। ऐसा गर्व, ऐसा उल्लास उसके मुख पर कभी न दिखाई दिया था, मानो उसे संसार की संपत्ति मिल गई हो। हार को गले में लटकाए वह अंदर चले गए। वकील साहब के आचार विचार में नई और पुरानी प्रथाओं का विचित्र मेल था। भोजन वो अभी तक किसी ब्राह्मण के हाथ का भी न खाते थे। आज रतन उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने गए। अपनी कृतज्ञता को वह कैसे जाहिर करे। रमा कुछ देर तक तो बैठा वकील साहब का यूरोप गौरवगान सुनता रहा। अंत में निराश होकर चल दिया।